अभी तक हम लोगों ने VCRS देखा था और VCRS को कंप्लीट करने के बाद हम लोग किसके ऊपर पहुंचे हैं? VARS, दैट इज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि ये VARS क्या है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो VARS सिस्टम बिल्कुल VCRS की तरह काम करता है विथ स्लाइट डिफरेंस। कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, अंतर है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि यह एक हीट ऑपरेटेड सिस्टम है, जबकि VCRS क्या था? वर्क ऑपरेटेड सिस्टम था। वहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ था वर्क इनपुट देने के लिए, जबकि VARS में कोई कंप्रेसर नहीं होता। ठीक ना? VARS विदाउट कंप्रेसर का सिस्टम है। इसमें हम कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हैं 3 इक्विपमेंट की मदद से। 3 अलग कंपोनेंट लगाते हैं जो सेम वर्क करता है जैसे VCRS में कौन कर रहा था? कंप्रेसर कर रहा था। उसके लिए VARS में एक जनरेटर, दूसरा एब्जॉर्बर और तीसरा पंप। इन तीनों की मदद से VCRS के कंप्रेसर को हम क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है? रिमेनिंग और जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल VCRS के जैसी हैं। जैसे आप देखेंगे कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर, ये तीनों चीजें वहां भी कॉमन थी और यहां भी सेम है। ठीक ना? अंतर क्या हुआ? VCRS में हम हाई ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के तौर पर देते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हमारे पास ये एनर्जी अवेलेबल नहीं है या फिर प्रचुर मात्रा में नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है बट बहुत ही सीमित मात्रा में है, हमेशा उपलब्ध नहीं है। उन प्लेसेस पे हम VCRS को फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर पाते। अपनी इच्छा अनुसार हम VCRS का उपयोग हर जगह नहीं कर पाते। ऐसे प्लेसेस के लिए किसको बनाया गया है? VARS, बिकॉज यहां पर हाई ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस सिस्टम को हम किसकी मदद से चला सकते हैं? हीट एनर्जी दैट इज लो ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी की मदद से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसीलिए बेसिकली VARS का उपयोग उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की या तो कमी है या फिर उपलब्ध नहीं है। स्पेशली दूर दराज और गांव के इलाकों में जहां ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जहां हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट है और वहां इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, उन कोल्ड स्टोरेज में हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं। और जहां पर कोल्ड स्टोरेज में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वहां हम कंप्रेसर का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुछ कोल्ड स्टोरेज VCRS सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, दे यूज अमोनिया। और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उन जगहों पर जो कोल्ड स्टोरेज चलता है वो किसकी मदद से चलता है? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मदद से। यानी जो कोल्ड स्टोरेज है हमारा वो दोनों टेक्निक पे वर्क करता है, VCRS पे भी और VARS पर भी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है या फिर नहीं है। ये जो सहूलियत हमें मिली कि हम सिस्टम को हीट ऑपरेटेड भी बना सकते हैं, तो इसका कूलिंग का फायदा हमें दूर दराज के क्षेत्रों में मिल पाता है। क्लियर है? तो VCRS VARS से कैसे अलग है समझ में आया? इसमें कोई कंप्रेसर नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी हो ना हो तो भी हमारा सिस्टम वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत ही कम है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इनपुट को लेकर के है। यहां पर क्या है? हीट एनर्जी। और VCRS में क्या था? इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी। ये मेजर डिफरेंस है दोनों का। क्लियर है? और ये जो मेजर डिफरेंस है वो बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है दोनों के COP में। बात समझ में आ रही है? VCRS की COP बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू VARS। इसकी COP 0.5 के आसपास रहती है, 0.5। और VCRS में आप देख रहे थे कि COP हमारा 2, 3, 4, 5 तक आता था, जबकि यहां पर जो हमारी COP है वो 0.3, 0.4, 0.5 के रेंज में आती है। यानी यहां का COP क्या है? कम। और रीजन क्या है? लो ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ इनपुट। जो इनपुट एनर्जी हम दे रहे हैं वो हाई ग्रेड नहीं है बल्कि क्या है? लो ग्रेड है।
बट सीओपी कम होने के बावजूद हम इस सिस्टम का यूज करते हैं बिकॉज यह सिस्टम हमारा बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। ऐसी जगहों पर हम इसका यूज कर सकते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम समय की इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल पाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सिस्टम है वेपर एब्जॉर्प्शन, इसमें इसको हम 2 फ्लूइड और 3 फ्लूइड सिस्टम कहते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आइदर 2 फ्लूइड में अवेलेबल है या फिर 3 फ्लूइड में अवेलेबल है। जबकि वीसीआरएस में क्या था, सिंगल फ्लूइड था, एक रेफ्रिजरेंट मूव करता था। लेकिन यहां पर सिर्फ रेफ्रिजरेंट नहीं होता, बल्कि रेफ्रिजरेंट के साथ साथ एब्जॉर्बेंट भी होता है। रेफ्रिजरेंट के साथ एक अनदर चीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट। रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या है इनको समझेंगे। रेफ्रिजरेंट तो अपना काम करता है कूलिंग परफॉर्म करना, और रेफ्रिजरेंट को अपना काम करने में मदद करने के लिए एक अनदर फ्लूइड का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, ताकि रेफ्रिजरेंट अपना वर्क सही से परफॉर्म कर सके, साइकिल कंप्लीट हो सके, उसके लिए इसमें एब्जॉर्बेंट क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो वीएआरएस सिस्टम में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सिलेबस कंसर्न रखता है, उसमें 3 तरह के सिस्टम को हमें पढ़ना है। पहला है आपका 2 फ्लूइड सिस्टम में सबसे पहले क्या है, अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहला क्या है, अमोनिया वाटर। और जो दूसरा सिस्टम है यहां पर हमारा, वो है H2O एंड LiBr VARS, ये हमारा दूसरा सिस्टम है। दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंसेस हैं, देखेंगे। यहां पर अमोनिया वाटर में ये जो हमारा अमोनिया है, ये हमारा क्या है, रेफ्रिजरेंट है, और जो वाटर है दिस इज एब्जॉर्बेंट। बात समझ में आ रही है? अमोनिया रेफ्रिजरेंट है और वाटर हमारा एब्जॉर्बेंट। अगर आप दूसरे सिस्टम की बात करें तो यहां पर वाटर आपका रेफ्रिजरेंट है, ठीक ना, ये क्या है आपका रेफ्रिजरेंट है। और LiBr बेसिकली एक सॉल्ट होता है, नमक होता है, जो यहां पर किसका काम करता है, एब्जॉर्बेंट का। अब ध्यान दें, चूंकि यहां पर रेफ्रिजरेंट कौन है, वाटर, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, यानी आप इस सिस्टम का उपयोग रेफ्रिजरेशन के लिए नहीं कर सकते, यानी आइस मेकिंग के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही 0 डिग्री पर जाएगा पानी खुद क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो पूरे सिस्टम में जैसे ही पानी जमेगा किसी चीज का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसका उपयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं, एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, H2O एंड LiBr सिस्टम का। क्योंकि यहां पर एयर कंडीशनिंग के लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए वो कभी 0 डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री ये सफिशिएंट है एयर कंडीशनिंग के लिए, ठीक ना। तो इसका उपयोग वाटर LiBr वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ किसमें करते हैं, एयर कंडीशनिंग में। जबकि अमोनिया वाटर का यूज हम रेफ्रिजरेशन में कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है भाई, 77 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया के लिए बॉइलिंग पॉइंट और ये कितना है बॉइलिंग पॉइंट, देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट चेक कीजिए जरा, -33 है ना, -33 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्रीजिंग पॉइंट -77 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो अमोनिया की ये वैल्यूज जो हैं, और एक चीज और भी चेक कीजिए, अमोनिया का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है, लेटेंट हीट करीब 1500 के आसपास होना चाहिए।
1300, यही है ना? क्लियर है? कंफर्म है? चलिए आइए फिर से देखते हैं एक बार। तो अमोनिया वाटर सिस्टम में अमोनिया हमारा क्या है? रेफ्रिजरेंट है। और इस अमोनिया की अगर प्रॉपर्टी को देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है -33 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट है -77, यानी -77 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होगा? फ्रीज करेगा। और आइस आपको कितने पे बनाना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका हम लोग रेफ्रिजरेशन में यूज इजीली कर पाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आती। दूसरी चीज, इसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 1372 की लगभग 1400 किलो जूल पर केजी, यानी 1 केजी अमोनिया यदि एवापोरेट होता है तो कितना हीट लेके जाएगा? 1372 किलो जूल। ठीक ना? याद कीजिए वाटर के केस में कितना था भाई? 2256 किलो जूल पर केजी, यानी 1 केजी अगर वाटर एवापोरेट होता है तो इसके लिए कितने हीट की आवश्यकता होगी? 2256। तो इससे तो अच्छा कौन है? वाटर। बट वाटर की समस्या क्या है भाई? कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? फ्रीज कर जाएगा। ये जो समस्या है, इसीलिए वाटर को छोड़ करके किसका यूज किया जाता है? अमोनिया का। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए सबसे ज्यादा यूज किसका है? रेफ्रिजरेशन में अमोनिया का है। और वो है इसके इस लेटेंट हीट और ये जो 2 बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है, इनके कारण ये बिल्कुल उपयुक्त है हमारे सिस्टम के लिए। इसके साथ समस्या है कि ये जहरीला है, इसीलिए हाउस होल्ड एप्लीकेशन में इसका यूज नहीं करते। घरेलू कार्य जितने भी उपकरण होते हैं वहां अमोनिया का यूज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो इसका सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही हम अमोनिया का यूज करते हैं। लेकिन वाटर इससे बेहतर है किस मामले में? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के मामले में उसका 2200 के आसपास होता है और इसका 1400 के आसपास है। तो इससे अच्छा वाटर है, लेकिन वाटर के साथ समस्या सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट की है कि वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। क्लियर है? एक और भी सिस्टम इनके अलावे हम लोगों को मिलेगा जिसको हम एक अलग नाम देंगे, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसको हम लोग देखिए, यहां पर ये 2 फ्लूइड था, 2 फ्लूइड सिस्टम था, जबकि जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा वो 3 फ्लूइड सिस्टम बन जाएगा। उसमें आपका अमोनिया रहेगा, ठीक ना, वाटर रहेगा और साथ में एक एडिशनल फ्लूइड हाइड्रोजन गैस भी होती है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? 3 फ्लूइड सिस्टम कहते हैं। और 3 फ्लूइड सिस्टम का अपना ही फायदा है। 3 फ्लूइड सिस्टम के कारण हम यहां से पंप को भी हटा देते हैं और इधर से एक्सपेंशन वाल्व को भी हटा देते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, 3 फ्लूइड सिस्टम को अलग से देखेंगे। फिलहाल हम लोग को 2 फ्लूइड सिस्टम पे कंसंट्रेट करना है। और 2 फ्लूइड सिस्टम में हमने देखा हमारे पास अमोनिया वाटर है और वाटर एंड LIBR है। क्लियर है ना? तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं? अमोनिया वाटर सिस्टम। यहां पर जो मैंने बोर्ड पे बनाया है ये हमारा क्या है? अमोनिया वाटर सिस्टम है। इसको डिटेल में देखेंगे कि अमोनिया वाटर सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा सिस्टम के अंदर क्या क्या है। पहले हर कंपोनेंट का वर्क समझते हैं, किस कंपोनेंट का क्या काम है। क्लियर है? सबसे पहले शुरुआत करें तो यहां पर ये हमारा दिया हुआ है जनरेटर। जनरेटर के अंदर 2 चीजें होती हैं, देखें, एक है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमोनिया भी है और वाटर भी है। अमोनिया और वाटर, स्ट्रॉन्ग का मतलब है इसमें अमोनिया की मात्रा क्या है? ज्यादा है। ठीक है? और जब अमोनिया निकल जाएगा तो वही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वीक सॉल्यूशन कहलाएगा। अभी अमोनिया वाटर का मिक्सचर है, इसको हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कह रहे हैं, और जब अमोनिया वहां से निकल जाएगा तो बचा हुआ जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? वीक सॉल्यूशन। तो जनरेटर में स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आता है और जनरेटर में क्या लगी रहती है? हीटिंग कॉइल। यानी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हम हीटिंग कॉइल की मदद से हीट करते हैं। पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह सिस्टम हीट ऑपरेटेड सिस्टम है।
यानी इसको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या देना है, हीट। और वो हीट हम कहां पे देते हैं, जनरेटर में। किसकी मदद से, हीटिंग कॉइल की मदद से। बात समझ में आ रही है। अब कहेंगे सर हीटिंग कॉइल की मदद से कैसे दे सकते हैं। याद कीजिए ये गांव का सिस्टम है, ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहां पे हीट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे गन्ना का जो गन्ने की सूखने के बाद जो पत्तियां होती हैं उनको जला देते हैं और उससे क्या बना लेते हैं, स्टीम बना लेते हैं। और वो स्टीम किसका काम करता है, हीटिंग मीडियम का काम करता है। वो स्टीम अंदर जाता है, इसको हीटअप करता है और फिर बाहर चलाता है। बात समझ में आ रही है। बहुत तरीके से हीट दिया जा सकता है, बट सबसे अच्छा होता है कि हम पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट कर लें। स्टीम हाई टेम्परेचर पे होता है और उसको हम उसमें सर्कुलेट करा लें। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जनरेटर में हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हीट करते हैं और इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंदर है अमोनिया और वाटर। ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं। ध्यान दें, जब यहाँ पर बताया गया कि अमोनिया और वाटर सिस्टम को लिया गया है एज अ रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट, तो उसका खास रीजन है अमोनिया के साथ वाटर को ही क्यों लिया गया, दूसरे को क्यों नहीं ले लिया गया भाई। ध्यान दें, इनके बीच एक रिलेशन होता है और वो है रिलेशन अमोनिया और वाटर के बीच में। वाटर भूखा होता है, किसका, अमोनिया वेपर का। वाटर को जैसे ही अमोनिया वेपर दिखती है उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है और उसको अपने साथ घुला देता है। यानी वाटर के पास अमोनिया वेपर को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। अमोनिया गैसियस फेज में है, ठीक ना, और वो किसके साथ आसानी से मिक्स हो जाता है, वाटर के साथ। इसीलिए अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट लिया गया और वाटर को एज एब्जॉर्बेंट लिया गया। इसकी अगर प्रॉपर्टीज, इस मिक्सचर की प्रॉपर्टी को देखें तो जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये मिक्सचर होगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। यानी इनकी दोस्ती कहीं ना कहीं टूटने लगती है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और फिर से ये दोस्ती कब मजबूत हो जाती है, जब ये लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे होते हैं। यानी वाटर अमोनिया वेपर के साथ कंबाइन कब होगा, जब वो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे होगा। और दोनों एक दूसरे से अलग कब होने लगेंगे, जब ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे होगा। इस जनरेटर में यही हो रहा है। जनरेटर में अगर ध्यान से देखें तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन किसकी मदद से आ रहा है, पंप। और लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम पंप का प्रयोग करते हैं। तो प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन किया गया, हाई प्रेशर, पंप के द्वारा। तो हाई प्रेशर तो आ गया, बट अमोनिया वेपर को वाटर से अलग करने के लिए प्रेशर के साथ साथ क्या चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। इसीलिए जनरेटर में क्या कर दिया गया, हीटिंग कॉइल लगा दिया गया, ताकि अब हाई प्रेशर भी मेंटेन है और हाई टेम्परेचर भी मेंटेन है। जैसे ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा, अमोनिया और वाटर एक दूसरे का साथ क्या करेंगे, छोड़ देंगे और अमोनिया यहां से आगे निकल जाएगा। और वाटर चूंकि लिक्विड स्टेट में है वो एवोपरेट नहीं होगा, वो यहीं रह जाएगा। लेकिन होगा क्या भाई, दोस्ती तो मजबूत थी, कुछ ना कुछ वाटर पार्टिकल अभी भी एवोपरेट होकर के किसके साथ लग जाएंगे, अमोनिया के साथ लग जाएंगे। सारा तो नहीं होता है, बस कुछ वाटर पार्टिकल उस हीट के कारण एब्जॉर्ब, उस हीट को लेकर के अपना फेज क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और जैसे ही अमोनिया वेपर ऊपर जाते हैं उसके साथ वो भी क्या हो जाता है, आगे चला जाता है। लेकिन हमें पता है कि सिस्टम में कहीं भी अगर वाटर आगे गया और जब वो वाटर एक्सपेंशन वाल्व के पास पहुंचेगा तो क्या होगा भाई, एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर भी घट जाता है और टेम्परेचर भी घट जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचेगा, अगर वाटर पार्टिकल आगे गया है तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और एक्सपेंशन वाल्व आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग होती है, वहां पर स्पेस ज्यादा नहीं होता है। जैसे ही वो रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग क्या हो जाएगी, वाटर फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट होगा और वो रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग बंद हो जाएगी, तो पूरा फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं चाहते कि ये अपनी दोस्ती के चक्कर में पूरे सिस्टम को बंद करें। इसके लिए क्या किया गया है, एनालाइजर को जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई अमोनिया के साथ जो वाटर आ गया है तुम उसको क्या करो, वापस अलग करके कहां भेज दो, जनरेटर में। यहां से एक बाईपास लाइन भी होती है जो मैंने यहां नहीं दिखाया है, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एनालाइजर क्या करता है, जो भी वाटर पार्टिकल अमोनिया वेपर के साथ ऊपर गया है उन दोनों को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है,
ठीक ना। और अलग करने के बाद अमोनिया को तो आगे जाने देता है और किसको रोक देता है, वाटर वेपर जो गया था उसको कंडेंस करा के वापस कहां भेज देता है, जनरेटर में। बात समझ में आई। तो जनरेटर से क्या निकला था भाई, अमोनिया प्लस वाटर वेपर। लेकिन एनालाइजर ने क्या कर दिया, वाटर वेपर को रिटर्न कर दिया और आगे किसको जाने दिया, अमोनिया को। बात समझ में आ रही है। लेकिन हमारे मन में शंका अभी भी बरकरार थी कि कहीं कोई वाटर पार्टिकल आगे चला गया हो बच के। तो इसकी सुरक्षा के लिए हम आगे क्या लगा देते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वही काम करता है जो कौन कर रहा था, एनालाइजर। बट वो सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है कि कहीं गलती से अभी भी अगर कोई वाटर पार्टिकल आ गया हो तो उसको क्या करो, रिमूव करो। यानी यहां पर पार्शियल रिमूवल ऑफ वाटर पार्टिकल्स होता है और यहां पर कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर पार्टिकल्स हो जाता है। ये सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से दिया गया है कि यहां से बच के अगर कोई वाटर पार्टिकल आगे चला गया है तो आप उसको क्या कर दो, रोक दो। और इसीलिए इसके बाद सिर्फ क्या गया, आगे गया अमोनिया वेपर ओनली। यहां पर देखिए निकला था अमोनिया और वाटर वेपर दोनों निकला था, लेकिन रेक्टिफायर के बाद सिर्फ आगे क्या जा रहा है, अमोनिया वेपर। ठीक ना, 100% अमोनिया वेपर आगे जा रहा है, क्योंकि इसको रोकने के लिए एक पहला काम किसने किया, एनालाइजर ने, और रिमेनिंग वर्क किसने कर दिया, रेक्टिफायर ने। बात समझ में आई। तो अमोनिया वेपर आगे चला गया। लेकिन अब जरा यहां सोचिए, यहां क्या हुआ, ये था तो स्ट्रांग, लेकिन जब इसको हीटिंग कॉइल से गर्म किया गया तो यहां से अमोनिया क्या हो गया, बाहर चला गया। अब जो सॉल्यूशन बचा, अब ये स्ट्रांग नहीं रहा। स्ट्रांग ये तब था जब इसके साथ कौन घुला हुआ था, अमोनिया। अब अमोनिया निकल गया है, अमोनिया वेपर बाहर चला गया है, तो जो सॉल्यूशन बच गया इसे हम कहेंगे वीक सॉल्यूशन। बात समझ में आए। स्ट्रांग कब होगा और वीक कब होगा, जब अमोनिया बाहर चल गया तो रह गया क्या गया, पानी, क्योंकि अमोनिया वाटर का सॉल्यूशन था। तो अमोनिया बाहर निकल गया, रह गया यहाँ वाटर। ये जो वाटर है ये हमारा वीक सॉल्यूशन है। अब इस वीक सॉल्यूशन को यहां से पीआरवी के थ्रू किस में ले आते हैं, एब्जॉर्बर में। पीआरवी, पी इज फॉर प्रेशर, आर फॉर रिड्यूसिंग एंड वी इज फॉर वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ठीक है, समझे इसका क्या मतलब है। जनरेटर का प्रेशर हाई होता है और ये प्रेशर किसने मेंटेन किया था, पंप ने। बात समझ में आ रही है। अब इसको हमें कहां लेके आना है, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में हमें लो प्रेशर पे लेके आना होता है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे क्यों। बट पीआरवी का एक ही पर्पस है, यहां पर जो वीक सॉल्यूशन बच गया उसको कहां पहुंचाना है, एब्जॉर्बर में। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये वीक सॉल्यूशन एब्जॉर्बर में आए तो इसका प्रेशर हाई ना रहे, प्रेशर कम कर दिया जाए। और ये क्यों होगा कम, ये हम लोग आगे समझेंगे। तो पीआरवी का इतना ही काम है कि यहां जो हाई प्रेशर था, जो बचा हुआ वीक सॉल्यूशन का हाई प्रेशर था, उस हाई प्रेशर को क्या कर दे, लो प्रेशर में कन्वर्ट कर दे। इसलिए हम एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा देते हैं और लो प्रेशर पे इस वीक सॉल्यूशन को यहां से कहां ट्रांसफर कर देते हैं, एब्जॉर्बर में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी अब एब्जॉर्बर के अंदर वीक सॉल्यूशन आ चुका है। जैसे जनरेटर के अंदर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पहुंचा था, वैसे ही एब्जॉर्बर के अंदर कौन आ चुका है, वीक सॉल्यूशन आ चुका है। और वीक सॉल्यूशन है क्या, वाटर। वीक सॉल्यूशन में है क्या, अभी वाटर ही तो है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वाटर प्लस अमोनिया का था। अमोनिया निकल गया तो बचा क्या, वाटर। वाटर आके यहां पे इकट्ठा है। बात समझ में आ रही है। यहीं तक कहानी है, आगे कुछ है नहीं। आगे फिर से VCRS है। यहां से कौन गया, अमोनिया वेपर। उसके बाद क्या लगा है भाई, तो कंडेंसर का क्या काम है, हीट को यहां से रिमूव करना, रिजेक्ट करना, और फेज को क्या कर देना, चेंज कर देना। तो अमोनिया वेपर से कंडेंसर के बाद अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। यही तो VCRS में भी होता था, रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के बाद लिक्विड फेज में आता था, यहां भी लिक्विड फेज में आ गया। उसके बाद उसको किससे पास कराया गया भाई, एक्सपेंस। ध्यान दे, प्रेशर अभी भी हाई है, ऊपर का प्रेशर क्या है, हाई है। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए प्रेशर बढ़ाया किसने था, पंप ने, और प्रेशर घटाएगा कौन, एक्सपेंशन वाल्व। कंडेंसर के बाद अब देखिए, कंडेंसर में आया था वेपर के फॉर्म NH3, और जब निकला तो क्या हो गया, लिक्विड के फॉर्म में। अब लिक्विड अमोनिया किसके अंदर गया भाई,
एक्सपेंशन वाल्व, हम लोग को पहले से पता है कि जब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से पास होगा तो हाई क्या होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक ना, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और यहां पे जब निकलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट डेवलप होगा और वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, खुद रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए एक्सपेंशन वाल्व के बाद क्या बचेगा, अमोनिया, लेकिन किस फेज में रहेगा, मिक्स फेज में रहेगा। इसमें लिक्विड भी होगा और कुछ अमाउंट ऑफ वेपर भी होगा, क्योंकि जो हीट डेवलप हुआ था वो अमोनिया ने खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक होता है, सिस्टम को हम एडियाबैटिक बनाते हैं, हीट बाहर नहीं जाता। क्लियर है। अब ये अमोनिया वेपर किसमें गया भाई, एवापोरेटर में, और एवापोरेटर क्या है, अगेन हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पर अमोनिया वेपर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और ये यहाँ से हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो लिक्विड था वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। और एवापोरेटर के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, अमोनिया वेपर। तो एवापोरेटर से बाहर कौन आया, अमोनिया वेपर। और फिर ये लाइन किससे जुड़ जाती है, एब्जॉर्बर में कौन था, वीक सॉल्यूशन, और वीक सॉल्यूशन के रूप में कौन था, वाटर। वाटर पहले से भूखा है, क्योंकि उसकी दोस्ती तो यहाँ पर जनरेटर ने तोड़ दी थी, ठीक ना। वो फिर से किसके साथ मिलना चाहता है, अमोनिया वेपर के साथ, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान में आया कि पीआरवी क्यों लगाया था, क्योंकि अमोनिया यहाँ पर पानी अमोनिया के साथ फिर से क्या होगा, कंबाइन होगा, और ये कंबाइन जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जो दोस्ती बनेगी, ये ज़्यादा अच्छी कब बनेगी, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर। और यहाँ का प्रेशर हाई था पंप के कारण, इसीलिए इस प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाना पड़ा। बात समझ में आ रही है। तो प्रेशर तो इसने कम कर दिया, टेम्परेचर कौन कम करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर आपने हीट किया था ना, तो जो वीक सॉल्यूशन था उसका भी तो टेम्परेचर बढ़ा था, तो हमें उस टेम्परेचर को कम करना है, इसलिए हम यहाँ पर कूलिंग वाटर, कूलिंग कॉइल लगा देते हैं, जिसमें कूलिंग वाटर एक साइड से आती है और यहाँ एब्जॉर्बर जो वीक सॉल्यूशन बचा है उसकी गर्मी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करते हुए कूलिंग वाटर यहाँ से बाहर हो जाती है। इसीलिए ये कूलिंग कॉइल में एक तरफ से कूलिंग वाटर इन हो रही है और कूलिंग वाटर अंदर क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर यहाँ से आउट हो जाती है। यानी कूलिंग वाटर, और ये यूं कहे कि ये जो कूलिंग कॉइल है यहाँ के टेम्परेचर को लो कर रहा है और पीआरबी यहाँ के प्रेशर को लो कर रहा है। यानी अब यहाँ पर जो वीक सॉल्यूशन या वाटर है वो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे है और इंतजार कर रहा है किसका, अमोनिया का नहीं, अमोनिया वेपर का, अमोनिया वेपर का। इसकी बहुत हाई एफिनिटी होती है वाटर की अमोनिया वेपर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक ना। तो जैसे ही इधर एवापोरेटर से अमोनिया बाहर निकलता है, इसको ये क्या करता है, खींचना शुरू करता है। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन को, वैसे ही ये वीक सॉल्यूशन यानी वाटर अमोनिया वेपर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और उसको खींचकर अपने साथ घुला देता है। यानी जो अमोनिया यहाँ वेपर में था, जैसे ही वाटर के साथ मिलता है अपना फेज चेंज करके उसके साथ क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में घुल जाता है। और जैसे ही दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं एक दूसरे में, फिर से ये सॉल्यूशन क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को फिर से हम पंप की मदद से कहाँ भेज देते हैं, जनरेटर में, और यही साइकिल लगातार क्या होते रहती है, चलते रहती है। बात समझ में आ रही है। अब कहेंगे सर इसमें क्या चेंज आया, पंप को तो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाँ, लेकिन कितनी चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में। पंप को बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ठीक ना। तो उसके लिए हम अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लेते हैं, जनरेटर वगैरह कुछ छोटा सा लगा करके हम काम कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। मेन मकसद था कंप्रेसर को हटाना, ठीक ना। दूसरी चीज VCRS की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जबकि VARS को बहुत बड़े कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया जा सकता है, ठीक ना। 10 टन, 20 टन, 50 टन, 100 टन के लिए भी इसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो वर्किंग के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस VARS की जो COP है ये कैसे फाइंड आउट की जाए। मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ जो COP की वैल्यू होगी वो पॉइंट में मिलती है, 0.3, 0.4, 0.5। और रीज़न क्या है, यहाँ पर जो हम एनर्जी इनपुट दे रहे हैं वो लो ग्रेड है, यानी हीट है। ये सिस्टम हीट की मदद से चल रहा है और लो ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी होने के कारण क्या हो जाता है, हमारी COP काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, बट अब बात आती है कि COP फाइंड आउट कैसे करें। तो COP फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा सिस्टम है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यही तो हम लोग करते हैं। लेकिन डिजायर्ड इफेक्ट तो ठीक है, यहाँ वर्क इनपुट, कंप्रेसर तो है नहीं भाई, तो इनपुट के रूप में हम वर्क नहीं देते, क्या देते, हीट देते हैं। बात समझ में आ रही है। VCRS में इनपुट के रूप में हम लोग वर्क दे देते, इसके लिए हमने वहां कंप्रेसर लगाया था, जबकि यहाँ कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया गया है जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप की मदद से। तो यहाँ पर बेसिकली हम इनपुट के रूप में क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हीट एनर्जी जो हम देते हैं, साथ में पंप का वर्क। लेकिन चूंकि पंप का वर्क जो होता है पूरे सिस्टम में जो चीज़ें हो रही है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए जनरली हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखेंगे पूरे सिस्टम में कहाँ कहाँ पर हम हीट दे रहे हैं और कहाँ कहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहले हीट किस में दिया गया है, हीटिंग कॉइल की मदद से जनरेटर को दिया गया। उसके बाद जरा देखें आगे, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है, तभी तो फेज क्या हुआ, चेंज हुआ। तो हीट, यहाँ पर हीट दिया गया सिस्टम को और यहाँ पे हीट क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, किसमें, कंडेंसर में। उसके बाद एवोपरेटर में फिर से रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और फाइनली जब एब्जॉर्बर में जाता है तो फिर से हीट रिजेक्ट होती है और यहाँ हीट कौन लेकर चला जा रहा है, कूलिंग वाटर। तो दो जगह हीट रिजेक्ट हो रही है और दो जगह हीट सिस्टम को दी जा रही है, यानी रेफ्रिजरेंट को जनरेटर में हीट मिल रही है और एवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट खुद ही हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जबकि कंडेंसर में और एब्जॉर्बर में हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। एक चीज और भी समझें, यदि जनरेटर के टेम्परेचर को हम TG से डिनोट करें, कंडेंसर के टेम्परेचर को TC से डिनोट करें, एवोपरेटर को TE से, यहां मैं लिख देता हूं, ये जनरेटर को किससे दिया गया, TG, कंडेंसर को TC, एवोपरेटर को TE और एब्जॉर्बर को TA। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना होगा कि ये जो T एब्जॉर्बर है, दिस इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू T0, जहां T0 हम क्या ले रहे हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर, क्योंकि कंडेंसर भी हीट किसको रिजेक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर को, और आपका एब्जॉर्बर भी हीट किसको रिजेक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर को। तो T0 को हमने किसका टेम्परेचर माना है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर माना है। ठीक है, इस डायग्राम को सिंपल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बनाया है जिसमें सिर्फ इन चीज़ों को दिखाया है जहाँ पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहले जनरेटर, जहाँ पर आप हीटिंग कॉइल से हीट दे रहे हैं, QG, जनरेटर में जो हीट दिया गया उसको क्या माना हमने, QG, और उसका टेम्परेचर कितना है, TG। उसके बाद कंडेंसर, कंडेंसर के टेम्परेचर को हमने कितना माना है, T0, और रीजन बताया मैंने अभी, क्योंकि कंडेंसर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो एटमॉस्फेयर को कर रहा है, और कितनी हीट रिजेक्ट की, QC। सिमिलरली एवोपरेटर के टेम्परेचर को TE माना है और यहाँ पर हीट QE क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। ध्यान दें, यही आपका डिजायर्ड इफेक्ट होगा, जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। तो ये जो QE है यही आपका क्या बन जाता है, डिजायर्ड इफेक्ट। और फिर यहाँ एब्जॉर्बर में भी कूलिंग वाटर हीट को लेकर क्या चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हीट बाहर जा रहा है, QA, और इसके टेम्परेचर को हमने कितना माना है, T0, क्योंकि ये भी हीट किसको दे रही है, एटमॉस्फेयर को दे रही है। बात समझ में आ रही है। तो अब इस सिस्टम के साथ हम काम करेंगे और इस सिस्टम को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हमें निकालना है, हमारा मकसद है क्या निकालना, COP। तो COP डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ध्यान रहे यहाँ वर्क इनपुट किससे कन्वर्ट हो जाएगा, हीट इनपुट से, क्योंकि यह सिस्टम हीट ऑपरेटेड है, ठीक ना। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे मिल रहा है, एवोपरेटर में। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, QE। सो
COP इज इक्वल टू QE अपॉन, ध्यान दें वर्क इनपुट की जगह यहां क्या हो जाएगा, हीट इनपुट, और हीट आप किस में दे रहे हैं, जनरेटर में दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। सो इट इज QG प्लस पंप वर्क। लेकिन पंप वर्क पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जो इफेक्ट हमें मिल रहा है उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो सिंपली हम लोग पंप वर्क को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। इसीलिए COP क्या मिलता है, कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया एवापोरेटर में, और कितनी हीट दी गई कहाँ, जनरेटर में, QE अपॉन QG। यही हमारा क्या हो जाता है, COP ऑफ VARS। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, QE अपॉन QG, वही हमारी फाइनल वैल्यू होगी किसकी, COP की। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, COP निकालने के लिए हमें फाइनली COP इज इक्वल टू क्या मिल गया है भाई, QE यानी हीट एब्जॉर्ब इन एवापोरेटर अपॉन हीट गिवन इनटू जनरेटर। यही चीज हमें निकालना है। ठीक है। अब फिर से इसके लिए COP फाइंड करने के लिए जो हमारा टूल होगा वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है भाई, एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड। यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि इस पूरे सिस्टम को देखें तो कहां कहां हीट एब्जॉर्ब हुई है भाई, कहां कहां हीट आपने दिया है, आपने दिया है QG प्लस, और कहां पे हीट आई है सिस्टम में, Q एवापोरेटर। ये किसके बराबर होगा, जो हीट बाहर जा रही है, कितनी हीट बाहर गई, Q कंडेंसर प्लस Q एब्सॉर्बर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन कहां से मिला, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। सेकंड हम लोग यूज करने वाले हैं फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद एक चैप्टर था एंट्रोपी, जहां हम लोगों ने क्लासियस इनइक्वलिटी के लिए पढ़ा था। किसके लिए, क्लासियस इनइक्वलिटी। और वहां से हमें मिला था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई t इज लेस देन इक्वल टू 0। यही पढ़ा था ना, ठीक ना। अगर हम पूरे सिस्टम को रिवर्सिबल माने, स्टडी पर्पस के लिए हम पूरे सिस्टम को क्या मान लेते हैं, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, रिवर्सिबल। उस केस में ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू 0। रिवर्सिबल के केस में साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई t इज इक्वल टू 0। कब, व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो यहां भी जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, यदि उसे हम रिवर्सिबल मान लें तो हम ये लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई t इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। तो जरा बताइए क्या होगा। जनरेटर की बात करें तो QG अपॉन TG प्लस QE अपॉन TE शुड मस्ट बी इक्वल टू, बताएं, QC अपॉन TC प्लस QA अपॉन TA। अभी फिलहाल मैंने यहाँ टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर लिखा है और टेम्परेचर ऑफ एब्जॉर्बर लिखा है। क्लियर है, ये लिख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है ना। अब देखें क्या इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, QC अपॉन T0 प्लस QA अपॉन, क्लियर है, क्योंकि TC और TA ये दोनों कहां पे है, एटमॉस्फेयर के बराबर है, क्योंकि हीट रिजेक्ट किसको हो रही है, एटमॉस्फेयर को। T0 को हमने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लिया। क्लियर है ना। देखेंगे QG अपॉन TG प्लस QE अपॉन TE इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमें T0, ऊपर हो जाएगा QC प्लस QA। टेक इट एज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा भाई, जरा देखें। QC प्लस QA को क्या आप QG प्लस QE लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सो हम ऐसा ही लिखेंगे QG अपॉन QG अपॉन TG प्लस QE अपॉन
TE इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं इससे, QG प्लस QE बाई T0। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, QG अपॉन T0 प्लस QE अपॉन T0 लिख सकते हैं ना। QG को एक तरफ कर लेते हैं और QE को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहां से QG अपॉन TG माइनस QG अपॉन T0 एक तरफ आ गया, और उधर बच गया QE अपॉन T0 माइनस ये उधर से गया QE अपॉन TE। क्लियर है? एक स्टेप और आगे किया जा सकता है, यहां से QG कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, T0 इंटू TG यही बचेगा, और ऊपर क्या चल जाएगा, T0 माइनस TG इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा भाई, QE कॉमन हो गया, और नीचे हो गया T0 इंटू TE, और ऊपर हो गया TE माइनस T0। ये T0 इस T0 से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और हमें QE अपॉन QG चाहिए, तो इस QG को इसके क्या कर लें, नीचे लेके चले जाएं। बात समझ में आ रही है? सो COP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE अपॉन QG, QE अपॉन QG, ठीक ना, इज इक्वल टू, जरा देखिए क्या बचा, ये इसको आप इधर लेके चले आए तो ये कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे, यानी T0 माइनस TG अपॉन TE माइनस T0, और साथ में इधर क्या है, TE है, और इधर क्या है, TG है, तो ये हो जाएगा TE अपॉन यही होगा ना। क्लियर है? दिस इज द फाइनल वैल्यू। नाउ COP इज इक्वल टू QE अपॉन QG इज इक्वल टू, देखिए जरा, T0 माइनस TG, T0 एम्बिएंट टेम्परेचर है और TG जनरेटर का टेम्परेचर है, तो जनरेटर का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तो माइनस कॉमन ले लें, और नीचे देखें एवोपरेटर माइनस एम्बिएंट है, तो एम्बिएंट क्या होगा, बड़ा होगा, तो ऊपर से भी माइनस और नीचे से भी माइनस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट, और ये बन जाएगा TE अपॉन TG इंटू TG माइनस T0 अपॉन T0 माइनस TE। ये हो गया आपका फाइनल COP ऑफ VARS। VARS की COP हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, बट अगर आप ऑब्जेक्टिव उठा के देखें तो SSC JEE में ये डायरेक्टली पूछ रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ COP, और सारे ऑप्शन आपको ऐसा ही देगा, सिर्फ कहीं T0 माइनस TG होगा, कहीं TE माइनस T0, और ऊपर नीचे कर देगा, और इसमें हमेशा क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा कि जानते तो है निकालना, लेकिन एक नंबर के लिए वहाँ डिराइव तो करेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो आखिर इस वैल्यू को रिमेंबर कैसे याद रखें, मेमोराइज कैसे करें, ठीक ना। तो एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम लोग इसको हमेशा के लिए ध्यान में रख सकते हैं। ट्रिक क्या है भाई, देखेंगे यहां पर हम लोग को ये ध्यान रखना है, इसको याद करने के लिए इसमें कितने टेम्परेचर हैं, पहले ये ध्यान रखना है। एक जनरेटर का टेम्परेचर है, एम्बिएंट का टेम्परेचर है, और एवोपरेटर का, तीन ही टेम्परेचर है ना। इसमें तीन टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ जनरेटर, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर ऑफ, सबसे बड़ा जनरेटर और सबसे छोटा एवोपरेटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हीट इंजन लगा देना है। जनरेटर और एटमॉस्फेयर के बीच में हीट इंजन, और एटमॉस्फेयर और एवोपरेटर के बीच में रेफ्रिजरेटर। यही तो होता है। जो हीट इंजन होता है वो कंबशन चेंबर और एटमॉस्फेयर के बीच में काम करता है, और जो रेफ्रिजरेटर होता है वो एवोपरेटर और एम्बिएंट के बीच में काम करता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर को हमने कंबशन चेंबर मान लिया, कंबशन चेंबर और एटमॉस्फेयर के बीच में किसको लगा दिया,
हीट इंजन। और एटमॉस्फेयर और एवापोरेटर के बीच में किसको लगा दिया? रेफ्रिजरेटर को। क्लियर है? और अब हम इसी एक्सप्रेशन को फिर से लिखेंगे। देखिए क्या, इसको लिखते हैं हम लोग COP ऑफ VARS इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इनटू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। बात समझ में आ रही? देखिए ये होता नहीं है, ये सिर्फ इसको ध्यान रखने का तरीका है कि यहाँ 3 टेम्परेचर है। इस पूरे सिस्टम में कितने टेम्परेचर हैं? 3। सबसे बड़ा है जनरेटर, उसके बाद है एटमॉस्फेयर। तो बड़े और एटमॉस्फेयर के बीच में हम एक हीट इंजन लगा देंगे, और एटमॉस्फेयर और एवापोरेटर के बीच हम क्या लगा देंगे? रेफ्रिजरेटर लगा देंगे। ठीक है? और हीट इंजन की एफिशिएंसी लिख देंगे और रेफ्रिजरेटर की क्या लिख देंगे? COP। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? COP ऑफ VARS। कैसे भाई, समझेंगे थोड़ा। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है भाई? आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट इनटू COP क्या होगा भाई? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। नाउ आउटपुट में क्या मिलता है इंजन का? वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? कितना हीट आपने सिस्टम को दिया और कितना रिजेक्ट हो गया, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या मिलता है? वर्क। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? बताइए जरा। अब यहां पे फिर से बताना पड़ेगा। हीट इंजन TG T नॉट QG वर्क। ये हो गया हीट इंजन। और दूसरा क्या लगाया हमने? T नॉट रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर ऑफ, Q एवापोरेटर, Q एटमॉस्फेयर एंड वर्क। यही है। ठीक है? अब जरा बताइए, यहां वर्क इज इक्वल टू कितना होगा भाई? QG माइनस Q नॉट। और यहां वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? यही होगा ना? ठीक है? यहां पर एफिशिएंसी निकालिए, कितना होगा? आउटपुट बटा इनपुट। इंजन का आउटपुट क्या है? QG माइनस Q नॉट। इनपुट के रूप में कितना दिया है? QG। और यहां पर COP कितना होगा? डिजायर्ड इफेक्ट QE अपॉन Q नॉट माइनस, यही होगा। अगर दोनों को का रिवर्सिबल मान के निकाला था ना, ये पूरा सिस्टम का फाइंड आउट किया था, प्रोसेस को रिवर्सिबल माना था। तो अगर रिवर्सिबल है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बताइए? TG माइनस, और ये कितना हो जाएगा? TE अपॉन T नॉट माइनस TE। यही होगा। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो देखिए ऊपर क्या है और यहां नीचे क्या है? मल्टीप्लाई करना है ना, तो TG माइनस, यही वैल्यू आई जो इसकी है। सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या देगा हमें? COP ऑफ VARS। इस तरीके से याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, चाहे वो TE को इधर कर दे या TG को इधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक हीट इंजन बना लें और एक रेफ्रिजरेटर, इसका एफिशिएंसी निकाल के लिख दें और इसका COP लिख दें और दोनों को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? नोट कर लें।